मेरे प्रिय छात्रों, आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल जैसे क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के गणितीय संख्या पद्धति का भाग 3, जिसमें प्रश्नावली 1A का कुछ सवालें बची थी जिसको पूरा कर रहे हैं। जिसमें सवाल नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 9 दिया है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 इंटू a+1 सम है या विषम। तो जब ए एक समधन पूर्णांक है तो अगर हम a बराबर मान लेते हैं 4 और b बराबर मान लेते हैं 1, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है a-1। तो यहाँ पर a के स्थान पर रख देंगे 4 और -1। जब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो पहली कंडीशन में हमारी विषम संख्या प्राप्त होगी। और उसके बाद दूसरी कंडीशन में a बराबर हम माने हैं 4 रख देंगे और उसके बाद b बराबर माने हैं 1 रख देंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये दिया है कि a-1 इंटू a+1, तो क्या करेंगे, तो a-1 की जगह आया है 3 गुणे, और इन दोनों की संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या है कि गुणे का चिन्ह पाया जाता है। जिन दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उनके बीच गुणे का चिन्ह पाया जाता है। तो दूसरा है a+1 और a+1 का मान मिला है हमको 5। जब 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 होगा। तो दिया है कि a एक समधन पूर्णांक है, अतः क्या होगा, a-1 इंटू a+1 विषम है या होगा। सवाल नंबर 10 दिया है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद इस पर बिंदु अंकित कर देंगे। तो अगर जहाँ पर बिंदु हम 0 अंकित करते हैं, उस बिंदु के दाहिने तरफ जितना जाते हैं उतना मान हमें पॉजिटिव मिलता है, यानी धनात्मक मिलता है। और 0 के बाएं तरफ जब चलते हैं तो ही मान हमें निगेटिव में मिलता है, इसलिए इसे एक पूर्णांक भी कहा जाता है। तो हमें क्या करना है कि 5 और 7 का योग लिखना है। तो क्या करेंगे, एक बार 0 से उठाएंगे 5 पे ले जाएंगे, यानी यहाँ से उठा के 5 पे लाएंगे। फिर क्या करना है, इसी में 7 जोड़ना है। तो फिर यहाँ से 5 और 7 12 होता है। फिर यहाँ से उठाएंगे, लेके जाएंगे 12 पे मिला देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 5 और 7 का योग बराबर 12। ये क्या करता है, निरूपित करता है, दर्शाता है या व्यक्त करता है। सवाल नंबर 11, जिसमें दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से कथन असत्य हैं। तो उसमें पहला है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। जी हाँ, सदैव अभाज्य संख्या ही होती है, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो दो संख्याएं हमें अभाज्य ही प्राप्त हुई। जैसे मान लीजिए पहली संख्या हमारे पास अभाज्य 3 है और दूसरी 5 है, तो 5 में जब 3 का गुणा करते हैं तो अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। सॉरी, थोड़ा सा रंग बोल दिए हैं, नहीं होगी, अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि जब दो अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाता है तो वो दोनों संख्याएं गुणा के बाद विषम संख्या प्राप्त होती हैं, इसलिए कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा दिया है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दिया है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, नहीं होता है, क्योंकि दो जब अभाज्य संख्याएं जोड़ते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमारे पास पहली अभाज्य संख्या 5 है और दूसरी 7 है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं 7 5 12 प्राप्त होता है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। और तीसरा दिया, यानी किसी यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब a+b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। जी हाँ, ये निश्चित ही सही है, क्योंकि अगर हम मान लें ए और बी क्या दिया है कि ए और बी दोनों ऋण पूर्णांक यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं, तब a+b यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तब यह क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। जी, निश्चित ही ऋणात्मक होगा। अगर मान लेते हैं कि माना a बराबर -2 और b बराबर -3, तो क्या कहा है कि a+b के बताना है,
तो ए का मान -2 और बी का मान -3। जब -2 में -3 जोड़ेंगे तो -5 प्राप्त होगा, जो कि यही प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का योगफल माइनस में होगा या ऋण पूर्णांक होगा, इसलिए कथन सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दिया है यदि ए एक धन है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है, यहाँ बीच में सम होगा, समधन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि संख्या a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए इस कथन में 1 2 3 4 प्रकार के पद हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लेंगे, यानी कि 4 ले लिए। अब हटाएंगे 4 को, 1 को हटा देंगे तो बचेगा 3, 1 2 3, तो 3 ले लेंगे। और उसके बाद तीसरे को हटाएंगे, बचेगा 2 पद, 2 ले लेंगे। उसके बाद 1 भी हम ले सकते हैं, तो 4 से 24 विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि 4 × 3 × 2 बराबर 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें दिया है कि यदि ए एक समपूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। तो कहा है कि ए जो है वो सम संख्या है और बी जो है वो विषम संख्या है। तो अगर हम मान ले ए बराबर 2 और बी बराबर 3, तो पहला है हमारे पास ए स्क्वायर बराबर, यानी ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, एक ऐसा होगा धन पूर्णांक होगा। और दूसरा दिया है बी स्क्वायर, तो बी का मान हम माने हैं 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 के स्क्वायर होगा, 3 के घाते 2 होगा, तो बराबर। अब 3 के घाते 2 का मतलब कि 3 का गुणा 2 बार करेंगे, तो 3 × 3 बराबर 3 त्रिका 9, ये विषम होगा। और तीसरा दिया है ए प्लस बी, यानी ए का मान 2 और बी का मान 3। अब 2 और 3 को जोड़ देंगे तो आपस में 3 2 5 होंगे, ये क्या है, विषम संख्या होगी। और चौथा है ए × बी बराबर, ए का मान रखेंगे 2 और बी का मान रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6 होगा, ये क्या होगा, समधन पूर्णांक होगा। और अगला है ए इंटू ए प्लस 1, तो ए का मान 2 रख दिए और ए का मान 2 रख दिए और प्लस 1 जोड़ दिए, तो क्या कहते हैं, पहले के दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा गुणा कर लेंगे, 2 1 3, 3 दूनी 6 होगा, ये भी सम है, धन पूर्णांक होगा। और अगला है बी इंटू बी प्लस 1, बी इंटू बी प्लस 1 क्या करेंगे, अब बी का मान रखेंगे कितना है 3 इंटू 3 प्लस 1, अब 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 3 12, ये भी समधन पूर्णांक होगा। सवाल नंबर 14 जिसमें दिया है धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। इसमें पहला है 3 × 8 + 7 बराबर 3 × 8 + 3 × 7। देखिए जब इस कंडीशन में कोई समीकरण रहता है, यानी कि 3 का गुणा 8 में हुआ है फिर प्लस 3 का गुणा 7 में हुआ है, जब इस कंडीशन में गुणा किया जाता है तो गुणा के वितरण नियम का पालन करता है, ये वितरण नियम पर सत्य होगा। और दूसरा है कि 3 + 5 + 9 बराबर 3 + 5 + 9। देखिए संख्याएँ तो सेम है, लेकिन इधर 3 अलग है, 9 के साथ 5 जुड़ा हुआ है, और इधर 3 के साथ 5 जुड़ा हुआ है, 9 अलग है। जब ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पर साहचर्य नियम का पालन किया जाता है। और सी दिया है 3 × 2 बराबर 2 × 3। देखिए अगर सामने 3 × 2 है, इधर 2 × 3 में क्या हुआ है इस संख्या में कि आगे पीछे किया गया है, बस यहाँ पर 3 आगे था 2 पीछे और यहाँ पर 2 आगे है 3 पीछे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो यहाँ लिख देंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम। और अगला दिया यानी कि डी दिया है 3 × 5 बराबर a × 5, तो a बराबर 3। देखिए a का मान यहाँ अगर 3 रख देंगे तो 3 × 5 बराबर 3 ×
5 होगा। जब ऐसा रहे, दोनों सेम टू सेम रहे, तो इस नियम को कहते हैं निसरण नियम। ऐसा कंडीशन को हम निसरण नियम कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है यानी कि 15, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले हल। एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए मेन बिंदु यानी इसका मध्य बिंदु है 0, यानी कि इसको दर्शा देते हैं O से। इधर बढ़ते हैं 1, इधर बढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, इधर आएंगे -1, -2, -3, -4, -5। तो दर्शा दीजिए। ए दिया है, ए मान लीजिए ए को दर्शाता है, 2 दिया है बी को दर्शाता है, 5 दिया है सी को दर्शाता है, और -2 दिया है मान लीजिए पी को दर्शाता है, और -5 दिया है मान लीजिए क्यू को दर्शाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।